अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मैम नादिया नूर फ्रॉम कंकोडिया कॉलेज ऑफ चकवाल। और आज हम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम टेबल्स एंड क्यूरी है, इसके जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एमएस एक्सेस। ये टॉपिक कवर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो आज हम कवर करने वाले हैं ये बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 95% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के लॉन्ग के तौर पे आने के बोर्ड के पेपर में। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे मार्क कर लें। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जितना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतना आसान भी है। अब इसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स की बात की जा रही है। हम एमएस एक्सेस के अंदर टेबल के अंदर जो भी डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है, वो जिस जिस फॉर्म में होता है उसे डाटा टाइप कहा जाता है। ठीक है, अब डिफरेंट डाटा टाइप्स एक टेबल के अंदर हम यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर हमने नंबर्स यूज़ किए हैं वो भी डिफरेंट डाटा टाइप है। अगर हमने उसमें अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया है वो भी डिफरेंट डाटा टाइप है। और अगर हम लोगों ने उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो वो भी डिफरेंट डाटा टाइप है। तो इसलिए टेबल के अंदर जिस भी डाटा को स्टोर करने के लिए हम किसी भी किस्म की डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एमएस एक्सेस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है वो डाटा टाइप हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि जिस कॉलम में आप डाटा को रखना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने सोच समझ के उस कॉलम की डाटा टाइप को चूज़ करना है। अगर आप एक कॉलम के अंदर, अगर उस कॉलम का नाम नंबर है, ठीक है सपोज़, और आप उसके अंदर नाम स्टोर कर रहे हैं हानिया अली अहमद, ये तो फिर गलत है। ठीक है, तो आपको उसमें नंबर्स ही स्टोर करने चाहिए। और अगर एक कॉलम का नाम नेम है, ठीक है, फील्ड का या एट्रीब्यूट का नाम नेम है, और आप उसके अंदर नंबर्स को स्टोर करना स्टार्ट हो गए हो बजाय अल्फ़ाबेट्स के, बजाय उसके अंदर आप लिखो फातिमा या हानिया या कोई भी नाम लिखो, आप उस नेम के अंदर आप उसकी बजाय नंबर्स लिख रहे हो, तो भी ये गलत है। तो जो भी डाटा टाइप आप फील्ड की चूज़ करेंगे, ये ऑप्शन आपको दिया जाता है एमएस एक्सेस में, उसी तरह की जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उस डाटा टाइप से उसको आपने उसमें स्टोर करना है आपके टेबल के अंदर उस कॉलम के नीचे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो टेक्स्ट का मतलब है कि अगर हम किसी कॉलम की डाटा टाइप को रखते हैं टेक्स्ट, ठीक है, तो उसमें हम उसके अंदर, यहाँ पे टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप जिस भी फील्ड को चूज़ करेंगे एज टेक्स्ट डाटा टाइप के तौर पे, उसके अंदर आप अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी, स्पेशल कैरेक्टर्स भी। और टोटल 50 कैरेक्टर्स की लेंथ होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर आप उसे बढ़ाना चाहें तो आप उसे 255 कैरेक्टर तक भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक फील्ड के अंदर, एक कॉलम के अंदर आप लिख सकते हैं 255 करेक्टर्स तक डाटा को। इतना लंबा हुआ नहीं कभी डाटा, मतलब एड्रेस ही होता है बेसिकली। तो अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी भी हो तो आप यहाँ तक जो है वो स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी टेक्स्ट की। नेक्स्ट चलते हैं मेमो पे। मेमो का मतलब ये है अगर आपके टेक्स्ट की रेंज बढ़ जाए, ठीक है, 255 करेक्टर से भी ज़्यादा आप अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं किसी भी कॉलम के अंदर, तो फिर आप मेमो डाटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज है ये 64,000 करेक्टर्स तक होती है। ठीक है, तो ये है मेमो डाटा टाइप। यानी कि अगर आप किसी कॉलम की डाटा टाइप मेमो को सिलेक्ट करेंगे तो फिर उसमें आप एक टेक्स्ट से भी ज़्यादा डिटेल में डाटा को लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा करेक्टर्स की परमिशन मिल जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड मेमो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट डाटा टाइप है नंबर। नाम से ही ज़ाहिर है नंबर। किसी भी फील्ड के लिए अगर आप नंबर डाटा टाइप को चूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या फिर कोई भी जो न्यूमेरिक वैल्यू है या एक्सप्रेशन या कुछ भी आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने एक नेक्स्ट पेज पे टेबल दिया हुआ है। इस टेबल के अंदर डाटा टाइप्स को दिखाया गया है जो कि आपने पहले सी लैंग्वेज में भी पढ़ी है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पे वो डाटा टाइप्स जो थी वो सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद थी, और यहाँ पे ये डाटा टाइप्स इस टेबल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब ये जो डाटा टाइप्स हैं कमोपेश
एक जैसी ही हैं, बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल। और आपको पता होना चाहिए कि बाइट या इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर ये आती हैं जो है ना उन डाटा टाइप के अंदर जिनके अंदर पॉइंट इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। वैल्यूज़ जो मुकम्मल होती हैं, होल वैल्यूज़, ठीक है, वो इसमें कंसिडर की जाती हैं। आगे जो रेंज लिखी हुई है उसका यही मतलब है कि आप इस रेंज के अंदर अंदर वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। सिंगल और डबल जो है इसके लिए आपको करेंसी डाटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बाइट, इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर ये तो होल नंबर्स को सपोर्ट करती हैं, उन नंबर्स को जिनको पॉइंट की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, मुकम्मल लिखना होता है, ठीक है, एमएस एक्सेस के अंदर। लेकिन अगर हमने एमएस एक्सेस के अंदर किसी भी टेबल के अंदर नंबर की डाटा टाइप को चूज़ करके फील्ड के लिए, ठीक है, उसके अंदर हमने पॉइंट वाली वैल्यू को लिखवाना हो तो उसके लिए हम करेंसी डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें परमिशन देगी सिंगल और डबल डाटा टाइप को यूज़ करने के लिए, जिसमें हम पॉइंट की वैल्यूज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, इस रेंज के अकॉर्डिंग जो टेबल में दी हुई है, ठीक है। यानी कि आप जब भी किसी फील्ड के लिए नंबर डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको बाइट, इंटीजर या जो है लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, इन डाटा टाइप्स का भी इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एम एस एक्सेस के टेबल के अंदर किसी भी कॉलम के अंदर डेट एंड टाइम को मेंशन करवाना चाहते हैं तो तब आप इस डाटा टाइप को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, कि पहले मंथ्स, फिर डे और फिर ईयर का फॉर्मेट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। होगा ये कि आप एक बार एक डेट को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप इस फॉर्मेट को यूज़ करके अपनी डेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक करेंसी डाटा टाइप की, ठीक है। जो करेंसी डाटा टाइप है, ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिख के तो उसको हम एज जो है ना शो कर सकते हैं मनी के तौर पे, पैसों के तौर पे, ठीक है। अब इसमें यह है कि हम डॉलर का साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली डॉलर का साइन लग भी जाएगा अगर हम इस करेंसी के डाटा टाइप के ऑप्शन को चूज़ करते हैं। और आपको पता है कि डॉलर का जो साइन होता है ये इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है पैसों को शो करने के लिए, ये डॉलर्स ऑब्वियस सी बात है डॉलर्स को शो करने के लिए ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द करेंसी फील्ड इज़ राउंडेड टू टू डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ऐसी वैल्यू लिखते हैं जिसमें पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसमें यह है कि करेंसी के अंदर पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ अलाउड होती हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर एक वैल्यू है 14.283, तो अगर आप उसे इसमें लिखेंगे इस कॉलम में जिसकी डाटा टाइप आपने करेंसी चूज़ की है, तो उस कॉलम के अंदर ऑटोमेटिकली वो वैल्यू जो है वो 14.28 लिखी जाएगी, जो 3 है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाटा टाइप जो है ये पैसों को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव जो करेंसी होती है उसको आप ब्रैकेट्स में भी शो कर सकते हैं, कोई इशू, कोई मसला नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप है ऑटो नंबर। ये डाटा टाइप तब हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम बार बार प्राइमरी की या किसी ऐसे भी कॉलम के अंदर हम बार बार एक सीक्वेंस फॉर्म में नंबर्स को ना देना चाहें। सपोज़ हम प्राइमरी की बात करते हैं, अगर प्राइमरी की को यूज़ करने के लिए हम ऑटो नंबर की डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं तो पहली प्राइमरी की तो 1 होगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरी प्राइमरी की 2 हो जाएगी, इसके बाद तीसरी प्राइमरी की 3 हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम कॉलम बाय कॉलम नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे जो है ना होगा ये कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के अंदर हमारी जो वैल्यू उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इसीलिए इसे ऑटो नंबर कहा जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक नंबर भी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यस और नो की तरफ। अब यस और नो जो होती है ये बूलियन फॉर्म में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, यानी कि या ट्रू और फॉल्स की शक्ल में या यस और नो की शक्ल में। सपोज़ अगर आप लिखते हैं कि मैरिड है कोई या अनमैरिड है, तो इस तरह की भी इंफॉर्मेशन को आप टेबल में मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप डाटा टाइप चूज़ करते हैं यस और नो, ठीक है, तो इससे ये होगा कि फिर जो यूज़र है वो तो आंसर या फिर यस और नो में दे सकता है या फिर ट्रू और फॉल्स में, इसके अलावा किसी फॉर्म में आंसर उससे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी हेल्प करती है ये पूछने के लिए कि कोई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कोई मैरिड है, अनमैरिड है। तो इस तरह की डाटा टाइप को चूज़ करके इस तरह की इंफॉर्मेशन को यूज़र से लिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे है OLE ऑब्जेक्ट। मतलब इसका है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। वैसे ये नाम से ही ज़ाहिर है, ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि आप MS एक्सेस के अंदर दूसरी एप्लीकेशंस को भी लेकर आ सकते हैं और उनके काम को रिप्रेजेंट करके आप अपने काम को ज़्यादा
बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से उससे आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप टेबल बना रहे हैं एम एस एक्सेस के अंदर और आप उसके साथ एम एस एक्सेल की किसी फाइल को लिंक करना चाहते हैं, तो आप इस OLE ऑब्जेक्ट के ज़रिए उसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यूँ समझ लो कि एम एस एक्सेस के हाफ पेज पे एम एस एक्सेस का टेबल खुला होगा और आधे पेज पे एक्सेल की फ़ाइल खुली होगी, तो वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैंने किसी स्टूडेंट के पर्सनल इंफॉर्मेशन को रखा है एम एस एक्सेस के अंदर और उसके मार्क्स को मैंने रखा है किसके अंदर, एक्सेल के अंदर, तो मैं इन दोनों को लिंक करके स्टूडेंट का पर्सनल डाटा भी और उसका एकेडमिक डाटा भी दोनों कंपेयर कर सकती हूँ। या फिर आप कोई पिक्चर भी उसके साथ लिंक कर सकते हैं जो है ना अपने एम एस एक्सेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम डाटा टाइप पे आते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, जो हाइपर लिंक डाटा टाइप है, सबसे पहले यहाँ पर आप इस वर्ड का मतलब समझें हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक का मतलब है किसी भी जो हमारी होती है वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल, तो इंटरनेट के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं उनके एड्रेस को हाइपर लिंक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपर लिंक से मुराद यह है कि अगर आप एम एस एक्सेस के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर किसी वेबसाइट के एड्रेस को मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे इन्होंने सिंटैक्स भी दिया हुआ है। समटाइम ऐसे होता है कि अगर हमारे कंप्यूटर में नेट अवेलेबल है और हम एम एस एक्सेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम अपने टेबल के अंदर किसी भी वेबसाइट के लिंक को भी ऐड करवा सकते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली जब हम उस लिंक पे क्लिक करें तो हम उस रेलेवेंट वेबसाइट के अंदर इंटरनेट के ऊपर चले जाएं। ठीक है, और वहाँ जाके मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से इकट्ठी कर सकें या मज़ीद इन्फॉर्मेशन वहाँ से हासिल कर सकें। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट इसका जो सिंटैक्स आपके सामने दिया हुआ है, डिस्प्ले टेक्स्ट, एड्रेस, सब एड्रेस, स्क्रीन टिप, ये आपने तैयार करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएँ ना, ठीक है, तो यहाँ पर उसी सिंटैक्स की एक एग्जांपल भी दी हुई है, ये भी आपने याद रखनी है। ठीक है, विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, जो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो जो है ना आपके सामने यहाँ पर उसी सिंटैक्स से रिलेटेड एग्जांपल भी दी हुई है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जितना भी ये चैप्टर रह गया है हम इसे कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ऑन सैटरडे। आज आपने ये लेक्चर लेना है, इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम्स। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा ही आएगा, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो आपने ज़रूर इसे तैयार करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा अपना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।